हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हमारा व्यापारिक परलेख, यानी कि जो हमारे कमर्शियल जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं परलेख का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों, परलेख होता है डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके कागजात हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे राशन कार्ड है ना। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह से आपके दस्तावेज होते हैं। ठीक है, ये आपके जीवन का एक तरह से ना आधार होता है। इससे आपकी पहचान होती है हर चीज से। ठीक है, जितने भी आपके कागज होते हैं वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जो व्यापारिक परलेख होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है? व्यापार में यूज होने वाले दस्तावेज। ठीक है, यानी कि व्यापार में जितने भी हमारे पत्रों का यूज होता है, जितने भी हमारे कागजात का यूज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम व्यापारिक परलेख बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं। व्यापारिक सौदों की गतिविधियों को पूर्णतः में व्यापारिक परलेखों का वही स्थान होता है जैसे शरीर में रक्त संचार के लिए रक्त धमनियों का। यानी कि आप देखिए, इसका जो कंपैरिजन किया गया है वो एक तरह से ना हमारे शरीर के रक्त से किया गया है। यानी कि आप देख लीजिए, जो कागजात होते हैं, जो परलेख होते हैं, वो व्यापार में किस तरीके से वर्क करता है, जिस तरीके से मानव शरीर में रक्त धमनियों का वर्क होता है। यानी कि मानव शरीर में रक्त संचार के लिए रक्त धमनियां जो होती हैं, ठीक है, इसी तरह व्यापार, इसका कहने का अर्थ ये है कि यह हमारे व्यापार के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, भूमिका पढ़ते हैं इसके बारे में। देशी व्यापार में सौदों की गतिविधियां। ठीक है, सौदे की गतिविधियों के अंतर्गत हम उन विभिन्न प्रलेखों का अध्ययन कर चुके हैं जो कि किसी सौदे के पूर्ण होने के समय में तैयार की जाती है। यानी कि हम अब तक वे प्रलेखों को हमने उन प्रलेखों को पढ़ा है जो माल को बेचते वक्त काम आता है। ठीक है, यानी कि जब माल माल को हम बेचते हैं वो, यानी कि ओवरऑल ना हमने अभी तक विनिमय पत्र का पढ़ा है या चेक का पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हम लेन देनों का ब्यौरा होता है। बट इससे आगे हम व्यापारिक प्रलेख से अभिप्राय उन्हीं प्रलेखों से होता है। ठीक है, वास्तव में ये प्रलेख सौदे की व्यवस्थित रूप एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। सौदे को व्यवस्थित रूप और स्थायित्व प्रदान करते हैं। व्यापार में विभिन्न प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले होता है इनवॉइस, यानी कि बीजक। फिर होता है हमारा सेकंड विक्रय विवरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ ए सेल। फिर होता है हमारा खाता विवरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फिर होता है हमारा जमा की चिट्ठी, क्रेडिट नोट। फिर होता है हमारा नाम की चिट्ठी, डेबिट नोट। ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है सभी। इसमें से बीजक की डेफिनेशन तो बहुत बार पेपर में आ भी चुकी है आपके। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें बीजक क्या है। ठीक है, इनवॉइस क्या है? बीजक शास्त्री उस विवरण पत्र, याद रखना है ये एक विवरण पत्र है, ना कि कोई खाता। जिस तरीके से आपका आर्थिक चिट्ठा विवरण है, इसी प्रकार यह भी हमारा एक विवरण पत्र होता है जो विक्रेता द्वारा माल बेचते समय तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? कौन करता है इसको? भाई विक्रेता करता है। ठीक है, विक्रेता इसको तैयार करता है। और कब करता है? माल बेचते समय, याद रखना, माल बेचते समय। देखो, बहुत सारे पॉइंट है, ये याद रख। देखो क्या है भाई, ये सबसे पहली बात, बीजक क्या है? विवरण पत्र है। ठीक है, क्या करता है, कौन लिखता है इसको? विक्रेता लिखता है। कब लिखता है? माल बेचते समय तैयार किया जाता है। ठीक है, इस बीजक को क्रेता के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है भाई? क्रेता के पास। ठीक है, ये रहा क्रेता के पास, यानी कि सेलर लिखेगा, किसको लिखेगा? क्रेता को, है ना, एक तरह से लो भाई, जो हमारा परचेस, जो हमारा ग्राहक होता है। ठीक है, अब देखिए, उसके पास भेज दिया, तथा क्रेता इसको देखकर यह जान लेता है कि विक्रेता ने कौन सा माल कितनी मात्रा में भेजा है। याद रखना, इसमें माल के मात्राओं का भी विवरण रहता है। माल की मात्राएं, ठीक है, माल की मात्राएं, उसका मूल्य किस दर से है, यानी कि दर भी लगाए रखती कि किस दर से कितना मूल्य है। ठीक है, चलिए
अब देखो कितनी छूट है, ठीक है। कुल मिलाकर उसे कितने रुपए विक्रेता को देने हैं। विक्रेता बीजक की 2 प्रतियां तैयार करते हैं। भाई याद रखना, देखो लिखता कौन है इसे, कौन लिखता है, विक्रेता। किसको लिखता है, क्रेता को लिखता है। कब, माल बेचते समय, ठीक है, माल बेचते समय। ये है क्या, एक विवरण पत्र, ठीक है। हाँ जी, एक विवरण पत्र है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है, देखो भाई सबसे, ये मान लो एक कोई बीजक है आपका, इसमें रहता क्या क्या है, माल कितना है, ठीक है, कितना माल है, यानी कि माल की मात्रा। मूल्य क्या है, मूल्य क्या है यानी कि दर, ठीक है। मूल्य क्या है, कोई छूट है या नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट भी रहता है इसमें, ये सब इसमें रहता है। कुल मिलाकर उसको कितना पेमेंट करना है, ठीक है। क्या क्या रहता है कि क्रेता क्या क्या जान लेता है, विक्रेता द्वारा लिखते हैं, फिर किसके पास भेजा जाता है, क्रेता के पास। क्रेता क्या क्या देखता है कि कितना माल है, मूल्य कितनी है, डिस्काउंट कितना है, और हाँ मात्रा कितनी है, यानी कि मात्रा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, इसकी 2 प्रतियां, विक्रेता जो होता है बीजक की 2 प्रतियां तैयार करता है। प्रत्यय के मतलब है 2 फोटोकॉपीज तैयार करता है। यानी कि यदि मैं बात करूं, जैसे ये है, ये एक बीजक है और ये इसकी 2 फोटो लगाएगा, यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि 2 प्रतियां इसने तैयार कर ली, ठीक है। 2 प्रतियां इसकी तैयार करता है ये। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मूल प्रति माल के क्रेता के पास माल के प्रेषण के साथ भेज देते हैं। प्रेषण शब्द, प्रेषण शब्द, प्रेषण शब्द आपको अकाउंट में बहुत देखने के लिए मिलेगा। प्रेषण क्या होता है, प्रेषण क्या है, प्रेषण होता है माल को भेजना, ठीक है, एक तरह से माल को हस्तांतरण करना, माल को भेजना, ठीक है। माल को बेचना नहीं, भेजना, ठीक है। भेजना अलग होता है, प्रेषण अलग होता है, ठीक है। एक तरह से तो उसने उसको माल को भेज दिया, ठीक है। सेल का भी हम इसमें नाम दे सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ये माल ना कभी कभी वापस कर देता है, वो देखता है बीजक में कि हाँ इतनी मात्रा में माल है, तो कभी कभी वो वापस भी कर देता है, ठीक है। ओवरऑल मतलब प्रेषण मतलब सेल भी बोल सकते हैं, भेजना होता है फिलहाल, तो यहाँ पे आप भेजना शब्द इसके लिए यूज कीजिए। तो वो माल को उसके साथ भी, अब देखो इसकी 2 फोटो कॉपी होती है, एक तो ओरिजिनल होती है, ठीक है, ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल होती है वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है क्रेता के पास, किसके पास, क्रेता, ठीक है। और भेजता कौन है, विक्रेता। यानी कि देखो 2 फोटोकॉपीज होती हैं इसकी, ठीक है। जो मूल होती है यानी कि जो मेन होती है, जो ओरिजिनल होती है, वो तो भेज देते हैं क्रेता के पास, ठीक है। और जो उसकी फोटोकॉपी होती है वो जो होता है व्यापारी अपने पास रख लेता है। मूल प्रति माल के क्रेता के पास माल के प्रेषण के साथ भेज देता है, तथा दूसरी प्रति अपने पास भविष्य के संदर्भ में के लिए रख लेता है, ठीक है। कुछ व्यापारी एक तीसरी प्रति और बना लेते हैं, कुछ व्यापारी एक और बना लेते हैं, जिससे माल की बिल्टी के साथ भेजा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। 1-2 डेफिनेशन आप इसकी याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, बीजक बनाने के उद्देश्य क्या है भाई, ये ना एक तरह से माल की बिक्री का प्रमाण होता है। यानी कि देखो आपने, देखो वैसे बीजक जो यूज करते हैं वो बड़े व्यापारी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, बड़े व्यापारी हो, जैसे 5-6 लाख रुपए का आपने कोई माल बेचा है, ठीक है, और सामने वाला मुकर जाए, कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना। तो बीजक एक तरह से ना प्रमाण का कार्य करता है, ठीक है, कि ये एक तरह से हमारा सबूत है कि भाई हमने माल इसको बेचा है और ये पेमेंट देने में अब दिक्कतें कर रहा है, तो उसका ना एक तरह से प्रमाण है। फिर है हमारा माल भेजने की सूचना। ये क्या होता है, बीजक माल भेजने का सूचना होती है, इसके प्राप्त होते ही
ग्राहक को पता चल जाता है कि विक्रेता ने माल भेज दिया है। यदि माल गंतव्य स्टेशन पर, गंतव्य यानी कि जहाँ पर उसका स्थान है, ठीक है, स्टेशन पर ठीक समय पर नहीं पहुंचता है तो रेलवे अधिकारियों को उसकी पूछताछ की जाती है। यानी कि एक तरह से ना, जब व्यापारी बीजक बना देता है और उसके पास भेज देता है क्रेता के पास, तो क्रेता को एक तरह से ना सूचना मिल जाती है कि हाँ भाई मेरा माल उस जगह पर, उस स्टेशन पर आएगा, ठीक है। क्योंकि ओब्वियसली उसने जब उसने बीजक भेज दिया तो माल तो वो भेजेगा ही ना। तो फिर वो क्या करेगा, स्टेशन पर यदि सामान नहीं पहुंचता है तो वो इंक्वायरी करेगा कि मेरा सामान आखिर क्यों गया। ओवरऑल ये एक तरह से सूचना भी देता है, ठीक है। फिर हमारा विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। भाई बीजक से विक्रेता को विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, ठीक है। यानी कि उसे सेल्स प्राइस को फिक्स करने में भी हेल्प मिलती है विक्रेता, सॉरी बीजक से, ठीक है। फिर है हमारा भुगतान की जानकारी। बीजक से क्रेता को यह स्मरण हो जाता है कि उसे माल छुड़ाने के लिए कितनी धनराशि व्यवस्था करनी है। यानी कि भुगतान की जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल उसमें सब कुछ दिया रहता है बीजक में कि कितना पैसा उसे देना है, कितने माल की कितनी क्वांटिटी है, कितना कितना उसका रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माल का मिलना। फिर है जब माल पहुंच जाता है तथा क्रेता उसकी सुपुर्दगी ले लेता है तो वह उसका डिलीवरी होती है एक तरह से, तो वह उसका मिलान बीजक में दिए गए विवरण से करता है। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो इसकी सूचना विक्रेता को दी जाती है। यानी कि बीजक में जितना, जैसे भाई बीजक में लिखा है, जैसे साड़ियों का बिजनेस है और बीजक में लिखा है कि 50 साड़ियां दी है मैंने, ठीक है, 50 साड़ियां दी है भाई, 100 रुपए के एक हिसाब से तो 5,000 की साड़ी हो गई, ठीक है। तो ये और वहां पे साड़ी निकली हमारी केवल 45 पीस, है ना। तो वो क्यों देगा आपको 4500 रुपये विक्रेता, वो तो मैचिंग करेगा ना कि हमारा माल इतना पूरा कंप्लीट है नहीं। तो एक तरह से ना माल के मिलान में भी काम आ जाता है। जैसे आप किसी शॉप से, आपकी मम्मी ने कोई कहा कि तुम्हें भाई ऐसे ऐसे लिख के दिया, तुम्हें एक पूरा पर्चा बना कर दिया तुम्हें इस तरह का, और कहा ये वाला सामान ले आओ, जैसे चीनी दाल, वो भी तुम्हारे जो भी घर का राशन होता है, और तुमने क्या किया, जाके शॉप वाले को दे दिया, ठीक है, और उसने तुम्हारा पर्चा पढ़ा और पैक कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी घर आके उसे मिलाएगी कि इसमें चीनी भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी, सब कुछ। तो ओवरऑल यही होता है, इसमें भी मैचिंग किया जाता है, मिलान किया जाता है माल का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, बिक्री में सहायता होती है। जब क्रेता उपभोक्ताओं को माल ठीक है, बेचता है तो वह उस माल का बीजक दिखाकर अपने ग्राहक को मूल्य के संबंध में स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि अन्य उपभोक्ताओं को भी वह स्पष्ट कर सकता है, यानी कि अन्य उपभोक्ताओं को भी एक तरह से वो बता सकता है कि मेरे यहाँ का माल इतना है, या फिर उसी उपभोक्ता को। नेक्स्ट है हमारा भूल चूक लेनी देनी। भाई भूल चूक लेनी देनी, प्रत्येक बीजक में नीचे दाईं ओर ये शब्द लिखा होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बीजक में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसका भविष्य में सुधार कर लिया। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई भी दिक्कत आई हो, या कोई भी मतलब कहने का ये है, देखो भाई ये बीजक है पूरा, बीजक में नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी। क्यों लिखते हैं इसे क्यों लिखते हैं? इसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि यदि हमारे बीजक में 1-2 रुपया या कुछ पैसे फालतू आए हों, ठीक है, या कम करे हो हमने, तो आप उसे मेरी भूल समझे और हम ये भविष्य में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यदि जैसे उसने मैंने भी बताया था ना आपको कि जैसे 100 रुपये साड़ियाँ हैं, है ना, साड़ियाँ 45 से निकल गई, इस तरह कुछ भी गलती है थोड़ी बहुत तो उसे भूल चूक, यानी कि इसको हम भविष्य में सुधार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाई बीजक के प्रकार कितने हैं, काइंड्स ऑफ इनवॉइस आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो भाई बीजक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। ये हमारा बीजक है और ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, ठीक है।
एक तो होता है साधारण बीजक, ठीक है। एक होता है कच्चा बीजक, जैसे कच्चा चिट्ठा कच्चा या सूचनार्थ बीजक, ठीक है। ये हो गया। क्या है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण बीजक की, यानी कि ऑर्डिनरी इनवॉइस। यह वास्तविक बीजक होता है, यानी कि रियल होता है। याद रखना, ये रियल इनवॉइस है, ठीक है। देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट ना याद रखने चाहिए। कभी भी ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लिया जाता है कि जो मतलब कि ये किस प्रकार का खाता है, या सॉरी ये किस प्रकार का बीजक है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि बीजक कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि बीजक किसके द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों, बीजक किसके द्वारा लिखा जाता है? बीजक लिखा जाता है विक्रेता के द्वारा। किसको लिखा जाता है? क्रेता के। कब लिखते हैं? माल को बेचते समय लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? दर रहती है ना, माल की मात्राएं रहती हैं, ये सब होता है। छूट रहती है, ठीक है। तो भाई, साधारण बीजक की हम बात करते हैं। यह वास्तविक बीजक होता है जो विक्रेता द्वारा माल की वास्तविक बिक्री होने पर माल के क्रेता के पास भेजने के उपरांत भेजा जाता है। यह बीजक वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह बीजक कई विधियों से तैयार किया जाता है। भाई देखो, होता क्या है? वास्तविक होता है जो विक्रेता द्वारा माल की वास्तविक बिक्री, यानी कि रियल जो सेल है हमारी होने पर माल के क्रेता के पास भेजने के उपरांत भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि जब उसका वास्तविक सेल हो जाती है, उस माल फिर क्रेता के पास, ठीक है, क्रेता के पास माल भेजने के उपरांत भेजा जाता है। यानी कि जब उससे पता चल गया कि अब मेरा सामान इसने खरीद लिया है, उसके बाद ये बीजक भेजा जाता है, ठीक है। यह बीजक वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है, मतलब कि ओवरऑल जितना उसका माल बिका है, ठीक है। ये इस बीजक को बनाने की कितनी विधियां हैं भाई? देखो, एक है हमारी स्थानीय बीजक, यानी कि लोकल इनवॉइस। नेक्स्ट है हमारा स्टेशन पर मूल्य बीजक, एट स्टेशन इनवॉइस। नेक्स्ट है हमारा रेल पर मूल्य बीजक, यानी कि फेयर ऑन ए रोल सॉरी फेयर ऑन रेल इनवॉइस, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? FOR, ठीक है। आ सकता है इसकी फुल फॉर्म FOR, याद रखना, फेयर ऑन रेल इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मूल्य पर भाड़ा बीजक, कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस। नेक्स्ट हमारा मूल्य भाड़ा बीमा बीजक, कॉस्ट फ्रेट इंश्योरेंस इनवॉइस। नेक्स्ट है हमारा सर्वे युक्त मूल्य बीजक, यानी कि फ्रैंको इनवॉइस, ठीक है, यानी कि सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक, ठीक है। फ्रैंको इनवॉइस को बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय बीजक क्या होता है, यानी कि लोकल इनवॉइस, ठीक है। इसमें केवल वस्तु का मूल्य लिखा जाता है, ठीक है भाई। क्या लिखा जाता है? वस्तु का मूल्य लिखा जाता है, याद रखना। मूल्य के अतिरिक्त विक्रेता के गोदाम से क्रेता के घर पहुंचाने के सभी व्यय लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, एक मिनट, क्या क्या लिखा जाता है? माल का मूल्य लिखा जाता है, ठीक है, वस्तु का। फिर मूल्य के अतिरिक्त और क्या लिखा जाता है? विक्रेता के गोदाम से, यानी कि यदि मैं बात करूं, देखो भाई, राम है, ठीक है, राम का ये गोदाम है, ठीक है, और ये श्याम है, ठीक है, ये श्याम की शॉप है। भाई ये है, ये मान लो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मान लो आप कम से भी कम 100 किलोमीटर है, लगभग इतना मान लो, है ना। तो यहाँ इसके गोदाम तक, यानी कि विक्रेता है, ठीक है, इसके गोदाम तक यहाँ तक जाने में कितना पैसा लगा है? 5,000 रुपये लगे हैं माल को, है ना। और इससे अलग खर्चे हैं सिर्फ ये गोदाम तक लाने के। इससे अलग जो माल का रेट है वो है हमारा 50,000,
ठीक है। तो 50,000 ये और 5,000 ये कितने हो गए? 55,000। ठीक है। तो बीजक में केवल यही लिखा जाता है, यानी कि माल की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक के लाने का जो खर्च हुआ है वो लिखा जाता है इस वाले बीजक में। किस वाले में? जो हमारा स्थानीय बीजक होता है। एक मिनट। ठीक है, स्थानीय बीजक में, अरे लोकल बीजक, वही लोकल इनवॉइस। ठीक है। लोकल इनवॉइस में कहाँ से क्या क्या होता है? माल का मूल्य होता है, फिर विक्रेता के यहाँ से विक्रेता के गोदाम से और क्रेता की शॉप तक लाने में जितने बीच में खर्चे होते हैं वो खर्चे इसमें लिखे रहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है इसमें? सभी व्यय क्रेता को देने पड़ते। भाई क्रेता तो देगा ही। ठीक है। अन्य प्रकार के बीजक में स्थानीय मूल्य में बिक्री की शर्तों के अनुसार व्यय जोड़कर मूल्य निकाला जाता है। व्यय निम्नलिखित प्रकार से जोड़े जाते हैं। भाई देखो कौन कौन से व्यय होते हैं? स्टेशन पर मूल्य बीजक। ठीक है, यानी कि इन खर्चों को जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रेल पर मूल्य बीजक में, बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और एक और इसमें ना जो इसका न्यूमेरिकल है आ ही सकता है वैसे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी इसका बहुत इजी है। ठीक है, हम करेंगे आगे। पहले हम थ्योरी पर देखो, मेरा क्या मोटिव है, न्यूमेरिकल आपको काफी जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और एक बात सच्चाई है, न्यूमेरिकल एकदम से नहीं आती भाई। न्यूमेरिकल जो होते हैं वो प्रैक्टिस से आते हैं। न्यूमेरिकल यदि मैं आपको फटाफट करा भी दूँ तो मेरे बस समझाने की देरी है, मैं तो आपको समझा सकती हूँ, बट करनी आपको ही है प्रैक्टिस, उसकी आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने फाइनल अकाउंट भी आपको समझा दिया है। ठीक है। काफी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। विनिमय विपत्र की एंट्रीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट करनी वो आपको ही है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपके जो न्यूमेरिकल है वो तभी इतने शार्प हो पाएंगे। ठीक है। जो न्यूमेरिकल है वो आपको ही करने हैं। थ्योरी हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे बस, इससे ज्यादा थ्योरी फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी और आप थोड़ा समझ लोगे, बट न्यूमेरिकल आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है। न्यूमेरिकल यू हैव टू डू, आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारी जो खर्चे जोड़े जाएंगे वो फिर है हमारा मूल्य व भाड़ा बीजक में। ठीक है। फिर है तो जैसे बढ़ा, फिर है ढुलाई, है ना, इसमें रेल का भाड़ा। ठीक है, ये सब खर्चे आते हैं एटीसी। फिर है हमारा मूल्य भाड़ा बीमा सहित बीजक में। ठीक है। सर्वव्यय, अब सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक में। ठीक है, यानी कि उपयुक्त व्ययों के अतिरिक्त क्रेता के घर तक पहुंचाने के लिए माल पर किए गए जितने भी व्यय होते हैं उनको जोड़कर निकाला जाता है। याद रखना, देखो इतना डीपली नहीं पूछा जाता है इससे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे कि बीजक का क्या अर्थ है। ठीक है, बीजक के उद्देश्य बस। फिर भी हम बीजक के प्रकार को भी पढ़कर चलेंगे, है ना। कुछ नहीं पता, क्या पता आपकी किस्मत ही बिल्कुल काले कोयले से लिखी हुई हो और आ जाए कुछ भी, इसलिए हम फिर भी अपने पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाई, दूसरा था हमारा कच्चा या सूचनार्थ बीजक। ठीक है, ओनली सूचना के लिए दिया गया है। देखो इसमें क्या था, इसमें माल बिक चुका है। ठीक है, इसमें माल जो है वो बिक चुका है, उसका बाद में बीजक भेज रहे कि भाई तुम्हारा ये माल हमने जो भेजा है ये इस तरह का एक तरह से ब्यौरा है। नेक्स्ट है हमारा कच्चा माल है सूचनार्थ बीजक। बिल्कुल, मतलब कि ना एक तरह से ना, देखो आप शब्दों से ही पता चलता है इनका सूचनार्थ, केवल सूचना दे रहे हैं हम, है ना। प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा दे रहे हैं एक तरह से इनवॉइस। यह एक होता है, याद रखना, काल्पनिक होता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो साधारण बीजक होता है वो हमारा वास्तविक होता है, यानी कि वो माल को बेचने के बाद लिखा जाता है ना। माल जा चुका है हमारा, बिक चुका है, उसके बाद लिखा जाता है। सामने से ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, पास हो चुका है ऑर्डर, उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, ये केवल और केवल ये एक काल्पनिक बीजक है, ये सूचना के लिए बनाया जाता है, परफॉर्मा है एक तरह से आपका। तो इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, तो ये है हमारी, जब क्रेता को किसी, ठीक है, जब क्रेता को किसी वस्तु के मूल्य तथा उस पर संभावित व्यय का मालूम करना होता है
तो क्रेता विक्रेता से इस प्रकार के बीजक की मांग करता है। याद रखना ये मांग पर दे होता है, यानी कि जब देखो भाई कहाँ गया हमारा राम, और हाँ जी ये रहा राम हमारा, ठीक है, ये विक्रेता है और ये हमारा क्रेता है, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने इससे कहा राम से कि भाई देखो पहले मुझे तुम ना थोड़ा सा आइडिया बता दो कि इतने माल का इतना कितना पैसा बैठेगा और कितना खर्चा होगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक बीजक बना कर देगा, ठीक है, सूचनार्थ, यानी कि सूचना देगा कि भाई 500 साड़ियाँ आएगी हमारे यहाँ से और एक साड़ी का रेट 100 रुपये होगा, ठीक है, तो इतना होगा और इसको आने में लगभग 4,000 रुपये लग जाएंगे, लगभग लगेगा, ये कंफर्म नहीं है अभी, इतना लग सकता है। तो ये ना एक तरह से आइडिया होता है ना, आइडिया इनवॉइस पे हम इसको, ये मेरी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको, इसका आइडिया होता है, इसमें ये आइडिया लगाता है और ये क्रेता की मांग पर होता है, यानी कि क्रेता जब इसको बोलता है तभी ये इसको भेजता है, ठीक है। जब क्रेता को हाँ किसी वस्तु के मूल्य के बारे में जानना हो, उसके संभावित व्यय के बारे में जानना हो, तो क्रेता विक्रेता से इस प्रकार के बीजक की मांग करता है। इस बीजक को अनुमानित बीजक भी कहते हैं। कहा था ना मैंने आपको, अनुमानित यानी क्या है, एक तरह से ना हाँ अनुमानित बीजक भी इसको कहते हैं। इसकी रूपरेखा पक्के बीजक के समान ही होती है, ठीक है, रूपरेखा बिल्कुल पक्के समान बीजक के समान होती है, यानी कि साधारण जो बीजक होता है उसके समान होती है। दोनों में केवल यह अंतर होता है कि पक्का बीजक वास्तविक अंकों द्वारा बनाया जाता है, जबकि कच्चा सूचनार्थ बीजक अनुमानित अंकों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो पक्का बीजक है हमारा वो तब बनाया जाता है जब हमारा माल 5,000 का बिक चुका हो, और जब हमारी आगरा तक जाने में, मुजफ्फरनगर से यानी कि यदि हम आगरा जाएंगे तो वहाँ तक जो खर्चा आया होगा वो कंफर्म लग गया भाई इतना, ठीक है, वो तब बनाया, वो बस उसमें इन वाले अंकों का समावेश रहता है। जबकि सूचनार्थ में ऐसा नहीं होता, सूचनार्थ में अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ से वहाँ तक का जो खर्चा होगा वो शायद इतना हो सकता है, शायदों के आधार पर ही होता है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। छोटा सा एक अंतर था हमारा, वो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको काल्पनिक बीजक भी कहा जाता है और अनुमानित बीजक भी कहा जाता है। याद कर लेना, अनुमानित बीजक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कच्चा या सूचनार्थ बीजक। देखो नाम कितने सारे हैं इसको, इसके कच्चा बीजक भी आप इसको बोलते हैं, सूचनार्थ बीजक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक बीजक भी बोल सकते हैं, अनुमानित बीजक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर अब हम बात करते हैं इस बीजक का प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है, यानी कि कब कब इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला होता है क्रेता द्वारा मांगने पर, यानी कि जब क्रेता की मांग होती है तब, जब क्रेता चाहता है कि भाई मुझे बताओ कितना खर्चा आ जाएगा इस माल को यहाँ तक लाने में, क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओवरऑल वो इस तरह मांग होती है। नेक्स्ट है हमारा विक्रेता द्वारा धनराशि पेशगी प्राप्त करने, जब विक्रेता यह चाहता है कि उसे धनराशि पेशगी प्राप्त हो, ठीक है, पहले प्राप्त हो जाए, तो उसके निर्देशानुसार वह सूचना बीजक बनाता है, यानी कि पहले प्राप्त हो जाना। फिर प्रतिनिधित्व को भेजने के लिए, यानी कि जो बिचौली होती है एक तरह से, है ना, जब यह अपने प्रतिनिधित्व को माल भेजता है तो उसके साथ सूचनार्थ बीजक बनाकर भेज देता है, ताकि उसे विक्रय मूल्य निश्चित करने में कठिनाई न हो, ठीक है। वापसी पसंदगी की शर्त पर, यानी कि कभी कभी माल को जो बेचते हैं तो नापसंदगी के आधार पर कि भाई वापस भी कर लोगे तुम, इसलिए ओवरऑल बनाते हैं कि सामने वाले को यदि पसंद आएगा तो वो रखेगा, नहीं पसंद आएगा तो वो वापस भेज देगा। नेक्स्ट हमारी प्रतिनिधि द्वारा आयात कर चुकाने के लिए, भाई जब विदेश को माल भेजा जाता है तो उसे पूर्व सूचनार्थ बीजक बनाकर भेज दिया जाता है, जिसको देखकर प्रतिनिधि आयात कर चुका सकें, ठीक है। फिर बात होती है भाई बीजक में लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो क्या कौन सी हैं वो बातें, आइए। सबसे पहले क्या होता है, बीजक विक्रेता का नाम और पता होता है। फिर विक्रेता की आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। विक्रेता का नाम व पता, विक्रेता के पते के नीचे बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर
तार, टेलीफोन, कोड आदि का उल्लेख। बीजक की तिथि, विक्रेता का नाम व पता, क्रेता का सॉरी है ना, बिक्री से संबंधित आदेश पत्र संख्या, बीजक संख्या आदि। भाई शर्त होती है, यदि कोई शर्त हो कि हाँ भाई हमें पैसा बैंक के द्वारा चाहिए, चेक के द्वारा चाहिए, ओवरऑल मतलब चेक और बैंक सेम, या कैश में चाहिए, या फिर आप उसको बेचान कर दे पैसा, ओवरऑल इस तरीके से सब कुछ इसमें शर्तें होती हैं। फिर होती है हमारी वस्तुओं का विवरण होता है, दर होती है, मूल्य होता है, प्रदान की गई व्यापारिक छूट होती है, विक्रेता द्वारा दिए गए व्यय होते हैं, शुद्ध रकम जो क्रेता से प्राप्त होनी है, माल व बिल्टी भेजने का ढंग, भूल चूक लेनी देनी, वाक्य का शब्द प्रयोग और विक्रेता के हस्ताक्षर। याद रखना विक्रेता के हस्ताक्षर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं अब साधारण बीजक और कच्चे बीजक में क्या अंतर है। बस सिंपल है, बनाने का समय, यह माल बेचने के बाद बनाया जाता है, यह माल बेचने से पहले बनाया जाता है। वह इसमें वह दिखाए गए वास्तविक होते हैं और इसमें अनुमानित होते हैं। अग्रिम दर ये पेशगी प्राप्त धन कुल प्राप्त धनराशि में से घटाकर दिखाया जाता है, ठीक है, और इसे पेशगी राशि मांगने के लिए क्रेता की सूचना द्वारा भेजा जाता है। फिर है बिल्टी नंबर, इसमें रेलवे रसीद का नंबर लिखा जाता है, इसमें बिल्टी नंबर लिखा नहीं जाता क्योंकि ये ओरिजिनल है ही नहीं, जब ये तो केवल सूचना देनी है ना। प्रयोग यह केवल क्रेता के भेजा जाता है, यह अनेक प्रतिनिधियों चुंगी अधिकारियों को भी भेज दिया जाता है। भूल चूक लेनी देनी, इसमें भूल चूक लेनी देनी का प्रयोग होता है, इसमें ऐसा प्रयोग नहीं होता है। बस ये थोड़े बहुत याद कर लेना, विक्रेता के हस्ताक्षर, अन्य किसी हस्ताक्षर होने की आवश्यकता है, ठीक है, ओवरऑल इसको याद कर लेना। अच्छा, बीजक बनाने की विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना आप इसको, मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ा देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले है बीजक एक मुद्रित आकर्षण व सफ़ेद अथवा रंगीन कागज पर बनाया जाता है। कुछ व्यापारी इसके लिए मुद्रित पुस्तिका में प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर के भाग में फर्म का नाम, टेलीफोन नंबर, तार तथा मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, तिथि, आदेश संख्या एवं बीजक संख्या आदि छपे रहते हैं। यह बीजक साधारण कागज पर बनाया जाता है, तो इसमें निम्नलिखित बातों की लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, व्यक्ति का नाम, भाई जो ये बातें बताई ना मैंने तुम्हें ये, ठीक है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। सबसे ऊपर माल के विक्रेता का नाम, उसके बिल्कुल ना टेलीफोन नंबर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम यही है ये चीज़ें, इसको इतना मैं डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और फिर भी हम पढ़ते हैं एक बार। दाईं ओर विक्रेता के स्थान का नाम व दिनांक लिखा जाता है, बाईं ओर माल के क्रेता या ग्राहक को नाम लिखा जाता है। यदि आपको ये विधियाँ इतनी याद ना आई ना भाई, ये लिख देना, सिंपल है, ठीक है। वस्तु की इकाइयाँ, संख्या, भार, वजन आदि की ये, और फिर भुगतान पर होने वाली नगद छूट भी लिखी जाती है। ग्राहक को दी गई व्यापारिक छूट कटौती के मूल्य में घटाकर दिखाया जाता है, क्योंकि है ना। फिर है हमारा तथा पैकेजिंग, ढुलाई व्यय एवं मार्ग व्यय आदि खर्चों को जोड़ा दिया जाता है। माल के कुल मूल्य में उक्त खर्चों की कटौती आदि को घटाने के बाद राशि जो आती है उसके अलग अलग खाने में लिख दी जाती है, ठीक है। ये सब हमारे जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। फिर सबसे नीचे भूल चूक लेनी देनी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, फिर हम अब बात करते हैं हम छूट या कटौती यानी कि डिस्काउंट किस प्रकार से मिलता है। देखो भाई, विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों को माल के मूल्य पर जो रियायत दी जाती है उसे छूट कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, छूट किसे कहते हैं। देखो भाई, क्या होता है छूट, पहला आपको छूट का ही बता दूँ, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जब जैसे आप विक्रेता हो, है ना, कोई भी, आप अपना नाम सोच लो अपने आप ही, आप एक दुकान चलाते हो, साड़ियों की चलाते हो आप, साड़ियों की, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप क्या करोगे, अपने मूल्य को घटा कर दिखाओगे, वस्तु के मूल्य में छूट दे दोगे, कुछ डिस्काउंट, यानी कि एक तरह से कम रेट में वस्तु को बेच दोगे, उसको क्या बोलते हैं, रियायत बोलते हैं। विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों को
ठीक है, किसको, ग्राहकों को माल के मूल्य पर जो रियायत, जो राशि कम की जाती है उसे छूट कहते हैं। छूट देने का उद्देश्य व्यापारी द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ावा अथवा क्रेता से शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। व्यापारी अपने ग्राहकों को प्राय निम्न प्रकार की छूट देता है। एक तो होता है व्यापारिक छूट, एक होता है नगद छूट। देखो भाई समझ लो बात को, व्यापारिक छूट और नगद छूट में क्या अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में तो इसका बहुत बड़ा रोल भी है, और मे भी आपने देखो याद भी करा होगा क्योंकि फाइनल अकाउंट आप कर चुके हैं, है ना। अब देखिए समझते हैं पहले व्यापारिक छूट, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यह एक प्रकार की परंपरागत छूट होती है जिसे व्यापारी व्यापार की प्रथा के अनुसार अपने क्रेता को उसके द्वारा खरीदे गए माल के मूल्य पर कुछ निश्चित दर से छूट देता है। यह छूट सभी विक्रेताओं को दी जाती है, चाहे वे माल का मूल्य का भुगतान नकद करें या उधार करें। बीजक बनाते समय व्यापारिक छूट को माल के मूल्य में से घटा दिया जाता है। ठीक है भाई, देखो मान लो करवा चौथ का सीज़न है ना, करवा चौथ का सीज़न है, साड़ियों की फुल बिक्री चल रही है, फुल बिक्री। अब बहुत से ग्राहक ऐसे आए, उसने कहा कि कुछ तो छूट करो आप, कुछ तो मतलब कुछ तो पैसे कम करो, ऐसा नहीं है ना। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए करेगा, वो सबके लिए करेगा। ठीक है, वो जो होती है ना बार्गेनिंग एक तरह से, या कभी कभी अपनी मर्जी से भी दे देता है, सेल भी निकाल देता है वो। ठीक है, कि भाई करवा चौथ पर ये साड़ी इतने की मिलेगी, ये भी एक तरह से छूट ही है ना, कि चलो आप ये ले जाओ या आप ये कर लो। ये जो होता है ना, इससे क्या होता है, इससे ग्राहक जो होते हैं ना अट्रैक्ट होते हैं, है ना, सामान लेने के लिए, कि हाँ ये इतने का डिस्काउंट चल रहा है, शादी का सीज़न है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है ना, करवा चौथ का सीज़न है, साड़ियों की भरमार, साड़ियों की सेल चल रही है। ये मतलब कि ये व्यापारिक छूट होती है, व्यापार अपनी मर्जी से देता है। ठीक है, फिर क्या होता है इसका, बीजक बनाते समय व्यापारिक छूट को माल के मूल्य में से घटा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नगद कटौती या छूट या बट्टा डील, कैश डिस्काउंट। शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु जो छूट विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है वह नगद कटौती कहलाती है। यह छूट उन ग्राहकों को दी जाती है जो भुगतान एक निश्चित तारीख पर या उसके पहले कर देते हैं। बीजक में इनका छूट का उल्लेख सामान्यतः शर्त रूप में तो कर दिया जाता है, किंतु इसे बीजक के मूल्य में से घटाया नहीं जाता। अच्छा, जो नगद कटौती होती है ना, वो एक तरह से ना, जब हमें कोई ग्राहक छूट भुगतान देने में देरी कर रहा हो तो उसके भुगतान में थोड़ा बहुत जो हम उसे रियायत देते हैं कि भाई तू इतना नहीं इतना ही कर दे, तो उसको बोलते हैं। ये ना कभी कभी जान पहचान वालों को भी दी जाती है। ठीक है, इसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बीजक में व्यापारिक छूट घटाने की विधि क्या है। जब छूट समान दर से दी हो, ठीक है, जब बेचे गए समस्त माल पर छूट समान दर से दी गई हो तो छूट की राशि एक ही बार वस्तु में से कुल मतलब कि एक ही बार घटा देते हैं, और जैसे अगर भिन्न भिन्न दी गई हो तो हर बार घटाते हैं। तो सिंपल सा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देय धनराशि की गणना। अच्छा भाई देखो, देय धनराशि की गणना कैसे करते हैं। बीजक में क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान की जाने वाली देय राशि की गणना निम्न प्रकार से होती है। एक तो होता है अग्रिम भुगतान के बिना गणना, फिर एक होता है हमारा, चलो पहले हम यही बात करते हैं, यदि क्रेता से कोई माल, है ना, कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त हुई हो तो बीजक में देय राशि की गणना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले देय राशि, फिर बराबर माल का सकल विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस व्यापारिक छूट और प्लस व्यय। ठीक है, व्यापारिक छूट को माइनस करते हैं क्योंकि हमने दी है। ठीक है, यानी कि अमाउंट पेबल इक्वल टू ग्रोस सेल वैल्यू ऑफ ए गुड माइनस द ट्रेड डिस्काउंट प्लस द एक्सपेंसेस। ठीक है, अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर क्या होता है, देखो यदि क्रेता ने विक्रेता का कुछ अग्रिम धनराशि का भुगतान कर लिया है तो उक्त सूत्र के अनुसार निकाली गई देय धनराशि से अग्रिम भुगतान की राशि को घटा देंगे। ठीक है,
अच्छा, यदि मैं इसका न्यूमेरिकल यदि आपको मैं इसी तरीके से समझाऊँ, देखो सिंपल सी न्यूमेरिकल पहले हम समझ लेते हैं क्या है। देखो भाई, उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है, SBPD, ठीक है, SBPD पब्लिकेशन संस आगरा ने निम्नलिखित माल मैमर शिवा पुस्तक भंडार इटावा को बेचा। किसने बेचा? SBPD पब्लिकेशंस आगरा ने, ठीक है। इसने क्या क्या बेचा था? इसने 100 प्रतियाँ प्रारंभिक बही खाता दर, ठीक है, 55 रुपये प्रति पुस्तक, यानी कि 100 प्रतियाँ थी उसकी, और कितने की थी एक प्रतियाँ? 55 रुपये की, ठीक है, यानी कि 5500 के लगभग बैठ जाएगी। नेक्स्ट है फिर हमारी बही खत्ते की है ये। फिर हमारी 100 प्रतियाँ प्रारंभिक वाणिज्य और अर्थशास्त्र की, ये कितने की थी? ठीक, ये लगभग ये कितने की बैठ जाएंगी भाई? 100 प्रतियाँ हैं, ये लगभग बैठ जाएंगी आपकी 2350 रुपये की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फिर 100 प्रतियाँ कृषि अर्थशास्त्र की थी, ठीक है, ये कितने की थी? 3250, ठीक है, ये भी ऐसी 32.50 पैसे की एक पुस्तक थी, तो लगभग कितने की बैठ जाएंगी? 3250 की बैठ जाएंगी। अच्छा, फिर क्रेता को 2% व्यापारिक छूट दी गई है तथा 1 माह के भीतर भुगतान करने पर 1.5% की, यानी कि 1.5% की नगद छूट, कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा। माल के संदर्भ में विक्रेता ने निम्नलिखित व्यय भी किए, ठीक है, स्विंस्टन में 20 रुपये, फिर ढुलाई के 3 रुपये, रेल में जो माल को लादने के हैं वो 12 रुपये, रेल भाड़े के 40 रुपये, माल की सवारी गाड़ी में से भेजने पर इतनी। ओवरऑल तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से। तो तुम्हें क्या तैयार करना है? उपयुक्त विवरण के आधार पर बीजक बनाइए, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बीजक, इनवॉइस किसके लिए किसके द्वारा लिख रहे हैं? SPD, ठीक है, SBPD पब्लिकेशन बताया था ना। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? जो विक्रेता होते हैं। फिर शिक्षा साहित्य के उच्च कोटि के प्रशासक, ठीक है। दूरभाषा यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि फ़ोन नंबर, ईमेल यहाँ पर लिख देंगे, फिर लिख देंगे कोड, जो भी इसका कोड होता है। अब बात करते हैं इसकी जो एड्रेस है, किसका? व्यक्ति का, जो विक्रेता है, ये वाला एड्रेस है, तुलसी सिनेमा वगैरह जो भी है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा दिनांक, कब की बात हुई है यहाँ पे? 1 मिनट रुक जाइए। देखो ये सब कुछ इसमें देंगे क्वेश्चन में, जैसे बिल्टी संख्या वगैरह ये रही है ना, ये 2002 इस तरीके से। हाँ जी, 24 मार्च 2022। बीजक संख्या क्या है? बीजक संख्या ये दे रखी है ना, ये रही, देखो ये बिल्टी संख्या ही होती है 213 बट ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, ये इस तरीके से। आदेश संख्या 342, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेवा में मैमर शिवा पुस्तक भंडार किसके लिए भेजा है? शिवा पुस्तक भंडार के लिए, इटावा के जो है, ठीक है। 1 माह के भीतर भुगतान करने पर, यदि 1 माह के भीतर भुगतान, ये शर्त है, ये ना एक तरह से शर्त है, शर्त रख दी इन्होंने, ठीक है, साधारण बीजक शर्त है इसमें। देखो भाई, 1 माह के भीतर यदि भुगतान करने पर आपको 1.5% की नगद छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे एक कॉलम मात्रा का, फिर आएगा विवरण, फिर आएगा दर, फिर आएगी हमारी धनराशि, और फिर आएगा हमारे यहाँ पे भी धनराशि, ठीक है। ये एक याद रखना है, ये एक विवरण पत्र है, ये कोई अकाउंट नहीं है जो आप इसमें क्रेडिट डेबिट करेंगे, सिंपल एक विवरण पत्र है, ठीक है। तो धनराशि और धनराशि, यहाँ पे इस साइड रुपये पैसे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या आपको बोला है क्वेश्चन में? सबसे पहला कहा है कि जो 100 प्रतियाँ प्रारंभिक बही खाता दर, यानी कि 55 रुपये की प्रति से बही खाता दर, मात्राएँ लिखें कितनी है? 100 प्रतियाँ प्रारंभिक बही खाता, कितना? 55 रुपये की दर से, ठीक है। तो इसकी और इसकी
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। चलिए, अब जैसे समाधान विवरण में कर रहे थे ना हम, इसी तरीके से है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा, फिर क्या बोला है हमारा, ये हो चुका। नेक्स्ट है हमारा 100 प्रतियां प्रारंभिक वाणिज्य अर्थशास्त्र दर, अर्थशास्त्र की सॉरी वाणिज्य, हाँ वाणिज्य अर्थशास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र की कितनी प्रतियां, 100, कितने के हिसाब से, 23.5 रुपये, यानी कि 100 है ये। ठीक है, 23.5, ठीक है, यानी कि पॉइंट हटा देंगे आप, ये हो जाएगा हमारा 2350। फिर है हमारा ये वाला, ये तो हो गया 100 प्रतियां कृषि अर्थशास्त्र 32.50 रुपये। देखिए भाई, ये रहा 100 रुपये, 100 प्रतियां, सॉरी मात्राएं है ना, कृषि अर्थशास्त्र 100 रुपये। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 3250 रुपये। ठीक है बच्चों। अच्छा, छूट कितनी बोली है इसने, छूट को हम घटाएंगे, है ना, छूट को हम घटाएंगे। तो कितनी छूट दी है, ये देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 20% व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट तो हमें मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, वो तो उसने अपनी मर्जी से दी है, बट ये 1.5% की छूट बाद में जब दी जाएगी, यदि वो 1 हफ्ता के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये तब दी जाएगी, शर्तों के अनुकूल है, ये शर्तों के आधार पर है। ठीक है, ये आपको देनी पड़ेगी। तो आप व्यापारिक छूट घटाएंगे। ठीक है, तो व्यापारिक छूट को कैसे घटाएंगे भाई, देखो सबसे पहले इनको आप प्लस करो। देखो, जब तुम इन तीनों को प्लस कर लोगे, ठीक है, देखो जब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना है, इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा, ये आ गया, यानी कि 11,100 रुपये। अब इसका 20% निकाल दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2200। ठीक है, 2220 रुपये। अब देखो भाई, ये घटाने हैं हमें, आपने इन सब को प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया 11,100 रुपये, इसमें से इसके 20% की घटाएंगे, यानी कि इसका 20% निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2220 रुपये। अब 11,100 रुपये में से 2220 रुपये घटा देंगे, यानी कि 2,220 रुपये घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 8,880 रुपये। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने व्यय को जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारा खर्चा हुआ है वो जोड़ेंगे। खर्चा क्या क्या हुआ है हमारा भाई, स्वेच्छन का हुआ है 20 रुपये, ये लिख दिया हमने 20 रुपये। फिर ढुलाई के हुए हैं 3 रुपये, फिर माल लादने के हुए हैं 12 रुपये, फिर रेल भाड़ा हुआ है 40 रुपये। इन सब को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 20 और ये 60 और 12, ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे, 75 रुपये। ठीक है, अब इसमें यानी कि इस वाले में और इसमें ये 75 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8,950 रुपये। यानी कि जो हमारा पब्लिकेशन कौन सा है, जो हमारा मैमर शिवा है, पुस्तक भंडारण वाली, ये है जो, ये कितने रुपये देंगे सेलर को, ये देंगे 8955। ठीक है, ये देंगे, यानी कि 8,955 रुपीज़ ये देंगे। ठीक है, सिंपली। अब बिल्कुल ओवरऑल इसमें योग ही यही है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा, अब देखो, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा बिल्टी नंबर क्या है 2500, कुछ भी लिख देना भाई अपनी तरफ से, क्वेश्चन में भी देते हैं वैसे ही, ऐसे इसमें नहीं दिया हुआ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन जो ये आपकी जो ये अमाउंट आई है, इसको आप हिंदी में लिखोगे, यानी कि 8,955 केवल। ठीक है, फिर भूल चूक लेनी देनी, ये लिखना है नीचे, भूल चूक लेनी देनी, और वास्ते शब्द का प्रयोग करना है
SPD पब्लिकेशन किसके वास्ते लिखा गया है? SPB पब्लिकेशन के लिए लिखा गया है। ठीक है, वास्ते का मतलब होता है लिए। फिर जय बंसल, बस इतना ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो भी मात्राएं हैं, यहाँ पे, जो भी वस्तु है यहाँ पर, और जो भी दर है यहाँ पर, और ओवरऑल उनका क्या, उनकी कैलकुलेशन। ठीक है, फिर छूट है तो घटाओ, और जो व्यय है जोड़ दो। सिंपल सा, सबसे आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में आ भी गए तो आप एकदम से कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये इतना ही चैप्टर है, आगे तो इसके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए इस तरीके से न्यूमेरिकल है ये। चलिए अब आगे हम बात करते हैं विक्रय विवरण क्या है। ठीक है, विक्रय विवरण की हम सिंपली थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता विक्रय विवरण के बारे में। देखो भाई, अधिकांश व्यापारी अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने प्रतिनिधित्व अथवा एजेंट नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से मैनेजर नियुक्त कर देते हैं जगह जगह पर, तथा बिक्री हेतु समय समय पर उसके पास माल भेजते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बिक्री के लिए माल भेजते रहते हैं। प्रतिनिधि या एजेंट कमीशन पर माल का विक्रय करते समय संपूर्ण माल बिक जाने पर अथवा स्वामी के आदेशानुसार प्रतिनिधित्व अपने स्वामी के पास बिके हुए माल की सूचना प्रेषित करते हैं। ठीक है, यह बिक्री संबंधी सूचना वाणिज्यिक भाषा में विक्रय विवरण कहलाता है। सिंपली बात सुन लो भाई, क्या होता है देखो, यहाँ पर समझाती हूँ तुम्हें। ये है राम है विक्रेता, यानी कि व्यापारी है ये, विक्रेता नहीं, व्यापारी बोल लो आप इसे। ये जगह जगह इसने क्या किया हुआ है, यह आगरा, सहारनपुर, मेरठ। ठीक है, ये है M, ये है P और ये है Q। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, आगरा में तो इसका मैनेजर है M, और यहाँ पे मैनेजर है मुजफ्फरनगर में P, और सहारनपुर में मैनेजर है A। ठीक है, ये इसके एजेंट है एक तरह से, यानी कि क्या करेंगे, इसका माल लेंगे और यहाँ पर बेच देंगे। ठीक है, माल बेच देंगे, और जितना माल बिकेगा इसकी एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, और वो लिस्ट किसे भेज देंगे, फिर वापस विक्रेता के पास। ये होता है विक्रय विवरण, कि कितना माल बिका, कितना नहीं बिका। कौन बनाता है इसका? जो विक्रेता का प्रतिनिधित्व होता है, जो विक्रेता का एजेंट होता है। ठीक है, वो इस माल का ब्यौरा देता है, कितनी सेल हुई है, इतनी, इस तरीके से हुई है। जो बोलते हैं ना कि कंपनी का मैनेजर हूँ, इस तरीके से जो ये प्रबंधक होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। तो ये इसकी एक तरह से समझाने का तरीका है। चलिए देखो क्या होता है, जब विक्रेता के एजेंट होते हैं, व्यापारी के एजेंट होते हैं, वो अपनी बेचे गए माल का विवरण देते हैं व्यापारी को। ठीक है, इस विवरण में प्रतिनिधि अपने द्वारा बेचे गए माल का विवरण देता है, और कुल विक्रय राशि में अग्रिम रूप से भेजी गई राशि माल के प्रतिनिधि द्वारा स्वामी प्रधान को देय राशि नगद, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी जाती है। यह विवरण प्राय माल के बिक जाने पर एक निश्चित समय के पश्चात बनाकर भेजा जाता है। यह अवधि मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक या कैसी भी हो सकती है। ठीक है, रिपोर्ट करना बोलते हैं ना इसको, एक बार की रिपोर्ट एक तरह से करती है। ठीक है, विक्रय उद्देश्य क्या होते हैं भाई, इसके द्वारा प्रधान को प्रतिनिधि द्वारा बेचे गए माल के विक्रय के संबंध में जानकारी मिलती है। इससे व्यापारी को माल के संबंध में बीजक मूल्य में भी जानकारी मिलती है। प्रधान को माल के संबंध में प्रतिनिधि द्वारा किए गए व्यय का भी पता चलता है। प्रधान इस विवरण के आधार पर अपनी लेखा पुस्तकों में लेखा कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खाता विवरण क्या होता है। जब दो व्यापारी परस्पर माल का उधार क्रय विक्रय करते हैं तो दोनों अपनी
यहाँ एक दूसरे का खाता खोल देते हैं तथा उसमें परस्पर किए गए लेन देनों को लिखते जाते हैं। अंत में इन खातों के शेष निकाले जाते हैं। जिस व्यापारी को रुपया पाना होता है वह दूसरे व्यापारी को उसके खाते की नकल करके निश्चित अवधि में भेज देता है। इसके द्वारा विक्रेता व्यापारी क्रेता व्यापारी को यह बताता है कि उसने कब कितने माल का क्रय किया है, कब कितने मूल्य का माल वापस किया है तथा कब कितने राशि का भुगतान किया है और कितनी धनराशि का शेष दिया। यानी कि ओवरऑल ना भी एक दूसरे को जब माल को उधार या उधार माल का क्रय विक्रय होता है तो वो अपने खाते का विवरण उसको भेजता है। ठीक है, ऐसे होता है ये एक दूसरे के यहाँ पे। चलिए भाई, इस प्रकार के लेनदार व्यापारी द्वारा देनदार व्यापारी, देखो ये आएगा नहीं एग्ज़ाम में, पूछा नहीं जाता है ये। वैसे भी बुक शायद में भी ये बुक पुरानी है क्योंकि इस बार ये देखने को काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है, शायद इस बार सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो इसको तो आप रहने ही दो। बाकी अब देखते हैं हम क्या करेंगे। और नाम की चिट्ठी, ये भी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चैप्टर ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों देखो जो मैंने आपको बताया है मोस्टली इसमें क्या है, बीजक के बारे में ही आपको ज़्यादा जानकारी पढ़नी है और थोड़ा सा विक्रय विवरण के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि विक्रय विवरण क्या है। इस वाले चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं। और बस अपनी तैयारी में लग रही हैं। जय सरस्वती माँ। और ओके बाय।